हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो इंटरमीडिएट के बहुत ही विज्ञान से संबंधित है, जो इंटरमीडिएट में इस बार 2023 में बैठने वाले हैं। तो बच्चों, आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। 2023 में भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है। तो देखिए, आपके लिए निर्देश दिए गए हैं। ये है निर्देश भौतिक विज्ञान में आपको दिया गया है प्रश्न पत्र। ये आपका 3.25 घंटे का है। पूर्णांक आपका 50 है, पूर्णांक 50 दिए गए हैं। और इसमें देखिए कि क्या क्या आपको देखना है। तो देखिए, प्रश्न पत्र में आपको दिया गया है, ये देखिए, इसमें आपके आ बा सा दा या 1 2 3 4 5 प्रकार के आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, आ से तो आ बा सा दा या यानी 5 टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इंटरमीडिएट और इस बार तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षार्थी इस बार पहली बार ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, यानी बोर्ड परीक्षा में बैठने का सौभाग्य हो रहा है। क्योंकि इंटरमीडिएट वाले बच्चों को 2010 में तो कोरोना के माध्यम से प्रमोट कर दिया गया था, तो उनके लिए भी ये नया चांस ही है। तो बच्चों, बहुत ही मेहनत करें और आप आगे बढ़ें और अपने परीक्षा को सफल बनाएं। ये हम लोगों का बहुत तहे दिल से आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आ होगा वो आपका बहुविकल्पीय होगा। बहुविकल्पीय क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बाखंड अतलघुत्रीय क्वेश्चन होगा, वो भी 1 नंबर का होगा। और आपका जो तीसरा है, जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है सा में, देखिए यहाँ पर ये आपका भी लघुत्तरीय फर्स्ट। लघुत्तरीय 2 प्रकार के होते हैं, एक लघुत्तरीय फर्स्ट, एक लघुत्तरीय सेकंड। तो लघुत्तरीय जो आपका फर्स्ट होता है ये 2 नंबर का दिया जाएगा। और दा खंड में जो लघुत्तरीय है ये आपको प्रत्येक खंड में 3 अंक होंगे। ठीक है, ये आपका 3 अंक का होगा। और विस्तृत उत्तरीय या खंड आपका विस्तृत उत्तरीय का होगा और इसमें 5 प्रश्न मतलब 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक रूपरेखा बनाई है इसकी, तो वो देखिए आपको किस तरह से पेपर देना है, उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, ये है आपका, ये जैसे यहाँ पर आपको देखना है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय में 1 नंबर का प्रश्न होगा और क्वेश्चन आएंगे 6, तो 1 छक्के 6 नंबर आपको मिलेगा। बाखंड अतलघुत्रीय का होगा, अतलघुत्रीय भी 1 नंबर का होगा और 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको 6 नंबर दिया जाएगा। सा खंड में है ये लघु उत्तरीय फर्स्ट का होगा और इसमें आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 4 दूनी 8 नंबर हो जाएगा। दा खंड आपका जो है वो है लघु उत्तरीय सेकंड का, ये आपको 3 नंबर दिया जाएगा इसमें, और इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 से 30 नंबर इसमें दिया जाएगा। और खंड आ यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का है, इसमें आपके 5 प्रश्न मतलब 5 नंबर के उत्तर होंगे और ये 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 5 20 यानी 20 नंबर का ये होगा। कुल मिलाकर के आपके पास कितना उत्तर है, मतलब कुल मार्क हो जाएगा 70 मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जोड़ करके बता दिया गया कि 70 अंक आपको हासिल करना होगा। क्लियर? तो अब हम चलते हैं, चलते हैं आपको सीधे प्रश्न पत्र पर। अब आप देखें एक एक प्रश्न पत्र, तो ये तो निर्देश था, निर्देश बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपको निर्देश दिया गया। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर आ गया आपका पहला प्रश्न। ये रहा आपका पहला प्रश्न खंड आ से। ये देखिए, खंड आ से पहला प्रश्न आपको दे दिया गया। आप विकल्प पढ़ें और उत्तर लगाते चलें। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई इक्वल टू आई साइन अंडर ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस π/2 प्रवाहित होती है, यानी प्रवाहित है। तो परिपथ में सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। तो परिपथ में बेस शक्ति यानी पावर P क्या होगी? ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसमें से आपको एक आंसर लगाना होगा जो आपका सही आंसर है। तो कौन सा है आपका सही आंसर? तो आपका है ये आपका सही है, यानी चौथा आंसर P = यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक होता है। 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक कितना होता है, ये आपको बताने हैं। तो 0 केल्विन पर शुद्ध जो अर्धचालक है वो कितना होगा? ये कौन होगा? मतलब शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी होता है। क्लियर? तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हो सके तो आप कॉपी पेपर लेकर के बैठें ताकि आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लगभग होगा। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये ऑप्शन आपका पहला सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी से वीडियो ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी आप नोट करने की कोशिश क्या करें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो ये है कूलाम बल के कारण। किस बल के कारण? कूलाम के। देखिए ये आंसर आपका तीसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्त प्रास कितना होता है? ठीक है, तो आवृत्त ये जो प्रास होता है वो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 3 × 10⁻12 से इतना तक, है ना। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया। अगला है आपका एक किरण पुंज वायु के जल में प्रवेश करती है। एक किरण पुंज वायु से किसमें? जल में प्रवेश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो कौन सी इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी अपरिवर्तित रहेगी, यानी ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग कितनी होती है? तो इसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतर होता है वो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी ऑप्शन आपका 2 सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन मैंने विकल्प में आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। तो क्वेश्चन बढ़ा करके दिए गए हैं 6 क्वेश्चन, तो आपके सिर्फ 6 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने 10 क्वेश्चन बढ़ा करके दिया है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है कितना? तो होता है अंतर होता है, ये अंतर होगा h/2π के, है ना। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए इसी में देख लीजिए 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी कितनी? ये आपकी होगी, ये ऑप्शन सही है आपका 0.173 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का प्राश है। ये क्या है? प्राश। तो प्राश आपका है, ये पहला ऑप्शन आपका सही है, 3 × 10⁻6 से 3 × 10⁻10 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आपको दिया गया है।
इतना लगाई गई है, तो बी तथा आई में कलांतर आपको ज्ञात करना है। क्या होगा? कलांतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो कलांतर है वो आपको देखिए क्या होता है। कलांतर आपका होगा 45 एंगल का। कितना? 45 का। ठीक है, अगला देखिए, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी क्या होगी? तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्या होगा? ये पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें, ये यदि दो आवेश Q1 प्रभावितांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F यदि माध्यम का प्रभावितांक बदलकर K2 हो जाए, तब इसके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल क्या होगा? ये आपको बताने हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, K1 K2/F। ठीक है, अगला देखिए, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल व बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरी आपको दी गई है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका लाल यानी FR और बैगनी दी गई है V, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। कौन सही है आपका? ये। ठीक है, इसी में आपका दूसरा भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। कौन सा कलांतर होगा? इसका होगा π/2 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन है तो आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम के विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा इसकी होगी क्या है? तो इसमें होगी दूसरा ऑप्शन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जे भी देख लीजिए, इसी में आ जाएगा। जे है आपका एल लंबाई के तार में I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है, तो तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होगा? ये होगा IBL/2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपका, बराबर द्रव्यमान के गोले ए और बी, इनकी ए और बी को क्रमशः +Q और -Q आवेश दिया जाता है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः MA एवं MB हो तो MA एवं MB में संबंध आपका बताना है। तो इनमें क्या संबंध होगा? तो इनमें संबंध होगा कौन? आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ये है MA बड़ा है किस MA, छोटा है किससे? MB से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही हैं, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो आपतन कोण का मान आप बताएंगे।
ठीक है। तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? तो आपतन कोण का मान हो जाएगा 90 एंगल। कितना? 90 एंगल। अगला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ग रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो इनमें न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा कितना? ये पहला आपका सही है 9/r। ठीक है। अगला देखिए, किसी धातु, अगला क्वेश्चन आ गया, किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन है तो आवश्यक विकिरण की तरंग दैर्घ्य होगी, क्या होगी? इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही है, क्या होगा? ये 3108 एंगस्ट्रॉम का। अगला देख लीजिए, इसी में विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई व वी हैं। तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित करती है। तो इसमें एक कौन होगा? ए इंटू बी, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग B से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो आवेश पर लगने वाले बल का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपके 6 ही ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शन बढ़ा दिया है, 10-12 कर दिया है, ताकि आपको और आगे सुविधा हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आ गया खंड, अगला खंड आ गया आपका, ये देखिए आपके स्क्रीन पर खंड बा। अभी तक आपने खंड आ सॉल्व किया और खंड आ में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, अब खंड बा देखिए किस तरह से है, ये एक एक नंबर का है। ये खंड आप आ गया पहला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रखा जाए तब उनके बीच बल कितना होगा? ठीक है, तो ये देखिए आपका आंसर, माना वायु या निर्वात में बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल F है तथा जल में रखने पर दोनों आवेशों के मध्य स्थिर बल कितना हो जाएगा? Fm। तो Fm बराबर F/K। ठीक है, और K का मान आपको दिया है कितना? 90। तो आप K के स्थान पर K के स्थान पर 80 लिखा है, 80 मान दिया गया है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/K। तो F/K के स्थान पर 80 लिखेंगे तो आएगा आपका क्या मान आया? ये आया Fm बराबर F/80। ठीक है, ये आंसर आपका सही हुआ। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर +3Q -2Q +Q तथा 2Q +2Q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो आंसर आपका ये है, गॉस के नियमानुसार पृष्ठ के परिबद्ध कुल फ्लक्स कितना होता है? फाई E = Q/ε0 इक्वल टू, सभी का Q का मान रख दीजिए जितने भी आवेश हैं। तो 3Q - 2Q +Q +2Q, इसको आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका 4Q हो जाएगा ε0, ये मान आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, सिद्ध कीजिए J = σE। ठीक है, तो इसमें J धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता आपको दिखाना है। किसी चालक की विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ होती है। तो ρ बराबर धातु का विशिष्ट प्रतिरोध
परंतु विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E/J। तो E इक्वल टू ई चालक के अंदर विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा J क्या है, धारा घनत्व है। तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका J/E, ये मान आपका आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका है, ये बी विभवमापी का तार है, यदि R का मान बढ़ता है तब संतुलन बिंदु J किस दिशा में खिसकता है। ठीक है, ये उत्तर देखिए इसका। R का मान बढ़ने पर धारा का मान घटता है तथा विभव प्रवणता भी घटती है तथा संतुलन लंबाई बढ़ जाती है, अतः J B की ओर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 N/L। ठीक है, ये आपका सूत्र है। यहाँ N बराबर N/L परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भंवर धाराएं क्या होती हैं, आपको बताना है भंवर धाराएं क्या होती हैं। देखिए ये है, यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। ये अब आ गया खंड सा खंड। देखिए क्या है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, देखिए आपको बताने हैं। समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है जिससे समय और त्रिविम क्षेत्र के साथ परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। ये तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं। इस तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रकार के परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र दोनों कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये आपका फिगर है, ये आपको बनाना होगा। देखिए बच्चों, जितना भी फिगर दिया जाए वो आपको बनाना होगा। ठीक है, फिगर में कोई कोताही नहीं होगी, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का भी क्यों ना हो, आपको फिगर देना होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अपसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको दिया है लेंस की फोकस दूरी यानी f कितना है, 30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी f2 कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो लेंस आपस में जुड़ेगा यानी संयुग्मन है लेंस का संयुग्मन, तो संयुग्मन आप जोड़ देंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 धन 1/f2। तो दोनों का मान रख दीजिए। 1/f1 का मान है 30, तो 1/30 माइनस 1/20, 30 20 का लासा निकाल लीजिए। 30 20 का लासा कितना हो जाएगा, 60। तो 30 दूना 60, ये हो जाएगा 2 माइनस 3/60। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -1/60। या आप इसको उलट देंगे, यह बराबर निकालेंगे, ये 1/f बराबर 1/60 आया और यह मान निकालेंगे तो 60/1 हो जाएगा यानी -60 आया। क्लियर। यहाँ चूँकि संयुग्म लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक प्रकृति की है अतः संयुग्म अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। युग्म लेंस कैसा है, अवतल है। क्लियर। प्लस होता तो उत्तल, अब माइनस है तो अवतल लेंस। क्लियर, ये आपको जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष किस प्रकार प्राप्त होता है तथा दर्शक की आंख पर कितने एंगल का कोण बनाता है। द्वितीयक इंद्रधनुष किस प्रकार प्राप्त होता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुषों में से किसकी तीव्रता अधिक होती है। देखिए क्लियर, उत्तर देखिए, जब जल की सूक्ष्म गोलीय बिंदु में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका आंतरिक चाप बैंगनी रंग का तथा बाहरी चाप, इसका आंतरिक चाप कैसा होता है, बैंगनी रंग का तथा बाहरी चाप लाल रंग का होता है तथा प्राथमिक इंद्रधनुष दर्शक की आंख पर 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का कोण बनाता है।
द्वितीयक इंद्रधनुष जल के सूक्ष्म गोलीय बिंदु पर 2 बार अपवर्तन का 2 बार आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है। इसका आंतरिक चाप लाल और बाहरी चाप कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी इंद्रधनुष की तीव्रता द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक होती है। 2 गोलों के आवेश क्रमशः 2.10 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर वायु में रखा है। इनके बीच कार्यरत कूलामीय बल की परिकल्पना करिए। तो ये देखिए, माना 2 आवेश Q1 Q2 है, इस कहाँ पर रखें? 30 सेंटीमीटर पर रखे हैं। तो आपको देखिए चित्र बना लिया। अब Q1 का मान और Q2 का मान आपने रख दिया। D का मान किसका है? आपका 30 सेंटीमीटर है। कूलाम के नियम क्या है? यह बराबर 1.45 Q1 Q2/d² मान रखने पर तो के मान लीजिए परावैद्युतांक के का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो F का मान कितना हो जाएगा? आप F का मान रख देंगे, ये आपका आ जाएगा ये, ठीक है, 6 × 10⁻³ न्यूटन। और दोनों के बीच कैसे है? प्रतिकर्षणकारी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। प्रकाश का व्यक्तीकरण से क्या तात्पर्य है? व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये देखिए आपका उत्तर आ गया आपके पास, कहीं जाना है नहीं, क्वेश्चन बोला तुरंत उत्तर हाजिर है। कोई भी 2 समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ संचित होते हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम तथा लगभग 0 होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण के संपोषी व्यतिकरण होती है। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें देखिए 5 हैं। दोनों प्रकाश स्रोत तथा संबद्ध प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच में कालांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। प्रकाश स्रोतों के मध्य दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में अग्रसित हों। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त उन श्रेणी के नाम लिखिए जो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इन लाइन तथा इन श्रेणी के लाइनों की तरंगदैर्घ्य के लिए सामान्य सूत्र लिखना है आपको। हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में अवरक्त क्षेत्र में पायस्चन श्रेणी प्राप्त होती है, तो पायस्चन का आपको सूत्र लिख लेना है। पायस्चन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन वाले उच्च श्रेणी से तृतीय ऊर्जा यानी n=3 से संक्रमण करता है, जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस श्रृंखला को पायस्चन श्रेणी कहते हैं। पायस्चन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य ये आपकी है 1/λ = r 1/3² - 1/n2²। ठीक है, मान रख दीजिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको साथ में दिया गया है कि सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि फिर से पूछा जाए, तो इसलिए आपको एक अंतर भी सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के सतत का मतलब होता है लगातार, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में लाल रंग के से लेकर के बैंगनी रंग तक की सभी तरंगें विद्यमान होती हैं। और रेखीय देखिए, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर केवल कुछ चमकीली ही रंगीन रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये सब है, तो इसलिए आपको इसको भी दे दिया गया है। ठीक है, अब आ गया आपका द खंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ गया। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? अर्थात निकट दृष्टि दोष तो आप जानते हैं कि जब मनुष्य को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका निवारण आपको बताना है, ये है, इस दोष में नेत्र के लेंस अधिक अपसारी हो जाता है, अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयोग करना चाहिए जो नेत्र लेंस को कम अपसारी कर दे। क्लियर? इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, यानी करते हैं, ताकि लेंस तथा नेत्र की संयुक्त फोकस दूरी बढ़कर इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनना शुरू हो जाए? रेटिना पर बनना शुरू हो जाए। ठीक है, ये तो निकट दृष्टि दोष में आप जानते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको चित्र बनाना होगा। ये आपके निकट दृष्टि दोष
वाले व्यक्ति के लिए बिंदुओं पर तो प्रयुक्त अवतल लेंस के अनंत से आने वाले समपतन किरणों का प्रतिबिंब बिंदुओं पर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। देखिए यहीं पर एक और क्वेश्चन लगा दिया गया है, आँख की दूरदृष्टि दोष क्या होती है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपसे ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। तो चाहे निकट दृष्टि दोष पूछ ले, चाहे दूर दृष्टि पूछ ले आपसे, तो दूर दृष्टि दोष भी क्या होती है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये देखिए, है ना, इसका भी आपको ये निवारण देखिए दिया गया है। इस दोष में जो दूर दृष्टि दोष होता है, कौन सा लेंस लगेगा, इसमें उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, ये तो ये भी आपको दे दिया गया है ताकि चाहे ये पूछ ले या ये, दोनों में से ये कन्फर्म है, दोनों में से एक आने को तय है, इसलिए आपको दोनों दे दिए गए हैं। फोटॉन का संवेग p = h/λ निगमित कीजिए, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। ये देखिए, द्रव्य तरंगे डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित रहती है, अर्थात वह तरंग की भांति व्यवहार करते हैं जो द्रव्य कणों के संबद्ध इन तरंगों को ही अपने तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको नोट कर लें, नोट कर लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम कुछ ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप देखते रहें। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ज्ञात करना है और इसमें कमी आपको बतानी है। तो परमाणु मॉडल के अनुसार बताया गया कि प्रत्येक परमाणु समय द्रव्यमान तथा समय स्थित धनावेश परमाणु के कहाँ केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जबकि नाभिक, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर फुट की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। ठीक है, कमियां देखिए, कमी जानना बहुत ज़रूरी है। गुण चाहे किसी का ना जानूं, लेकिन आपको दोष जरूर, आप दोष पता लगा लेते हैं तो आपको दोष जरूर जानना है। परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में नाभिक के चारों घूमते इलेक्ट्रॉनों के अभिकेंद्र त्वरण होता है। वैद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन लगातार होना चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ह्रास होने से उनकी वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार कैसी घटती जानी चाहिए, और क्या होगा, घट जाने के कारण एक समय ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको उन्होंने नहीं दर्शा पाया। फिर दूसरा है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी रदरफोर्ड असफल रहे। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो मूल कण स्थित होते हैं। समान रूप से आवेशित कण होने के कारण प्रोटॉन के बीच कूलॉम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि आवेश रहित न्यूट्रॉनों के बीच इस प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता है। ये कण नाभिक के अत्यंत सूक्ष्म स्थान में एक साथ कैसे स्थित होते हैं, यहाँ पर आपको नीचे दिया गया ये। अगला क्वेश्चन है, पीएन संध में निम्नलिखित का परिपथ आरेख किरण उनके अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। अग्र अभिनत और पश्च अभिनति। तो देखिए, पहले दिखाया गया अग्र अभिनत। अग्र अभिनत जब किसी बैटरी को धन सिरा पी क्षेत्र से तथा ऋण सिरा एन क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो ये संयोजन अग्र अभिनत कहलाता है। क्लियर, ये ठीक है, ये आपको चित्र में दिखाया गया है। उत्क्रम अभिनत क्या है, जब संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो संध उत्क्रम अभिनत कहलाता है। ये इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं। श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा प्रत्येक अनुनादी की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए और स्पष्ट कीजिए।
अनुनादी परिपथ जब किसी एलसीआर परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है अर्थात प्रेरण प्रतिघात धारतीय परिघात के बराबर होती है तो करती है तो वह परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी अनुनादी परिपथ, एक है समांतर। और श्रेणी और समांतर दोनों को आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। अमीटर का पाठ्यांक की गणना कीजिए। कुंजी के को खुली हो या कुंजी के बंद हो, तब दोनों स्थिति में आपको देखना। तो जब कुंजी खुली हो तब अमीटर का पाठ्यांक I बराबर B/R। तो B आपका कितना है, आपका है 12, ये R आपका प्रतिरोध कितना है 40। तो आपको सरल करेंगे तो 0.3 एम्पियर आएगा। जब बंद कुंजी जब बंद होगी तो प्रतिरोध 40 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो 1/R डैश बराबर R1 धन 1/R2 यानी 1/40 1/40 तो क्या होगा 2/40। 2/40 को आप सरल करेंगे तो 1/20 और 1/20 यानी R बराबर 20। अमीटर का पाठ्यांक I बराबर B/R से। ठीक है, तो कितना है 0.6। अगला कह रहा है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के प्रेरक का सूत्र लिखिए। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उसी कुंडली में धारा परिवर्तन के दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है। इस प्रकार इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। लंबी धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरक का सूत्र भी आपको ये देखिए सूत्र है, सुनिर्मित करने को है तो आपका सूत्र ये आया ये। ठीक है, जहाँ सभी के मान में आप लिखेंगे। यहाँ R बराबर प्रणालिका की त्रिज्या है, बिनो दैट L इक्वल टू 5/I, ये N बराबर NL। ठीक है, आप लिखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भूज चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं। भूज चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनकी परिभाषा दीजिए। तो भूज चुंबकत्व के विभिन्न अवयव। पृथ्वी के चुंबकीय गुण को भूज चुंबकत्व गुण कहते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव हैं, दिक्पात कोण, नत कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, ये तीनों हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बाउस-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। बाउस-सेवर्ट का समीकरण भी लिखना है। तो आपको आ गया बाउस-सेवर्ट का नियम। बाउस-सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक स्थापित किया जिसे बाउस-सेवर्ट का नियम कहते हैं। देखिए ये आपका फिगर है। माना XY एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ये देखिए ये आपका P क्षेत्र है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए बाउस-सेवर्ट ने धारावाही चालक के DL अल्पांश किया, चालक में अल्पांश किया। इससे R दूरी के चुंबकीय क्षेत्र DB निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र DB चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, यानी DB प्रोपोर्शनल I। चुंबकीय क्षेत्र DB धारावाही अल्पांश की लंबाई DL के समानुपाती होता है, ये DB प्रोपोर्शनल DL है ना। ये अब इसको सरल करते चलेंगे। ये मान अब आ गया आपका खंडीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से B बराबर B0 sin ओमेगा t के प्रेरकत्व L धारा C प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू √R²। ये मान आपका इतना होगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको आंसर दिए गए हैं।
ठीक है। दूसरा कह रहा है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम। तो देखिए प्रथम और दूसरे नियम दोनों दिए गए हैं। प्रथम नियम किरचॉफ के, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अब किरचॉफ के दोनों नियम है, तो दोनों नियम आपको जानना जरूरी है। संधि, पहला है संधि नियम और दूसरा है आपका लूप नियम। ठीक है, तो संधि नियम देखिए क्या है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संध पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये सिग्मा आई इक्वल टू 0। माना किसी चालक में धाराएं कैसी हैं, I1 I2 I3 I4 I5 हैं, तो संधियों पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, सभी धाराएं धनात्मक तथा संध से दूर जाने वाली धाराओं का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है ये। तो यहाँ पर I1 I2 कैसे धनात्मक हैं और I3 I4 I5 कैसे ऋणात्मक हैं, तो सभी का मान जाने वाली और आने वाली का योग कैसा होगा? 0 हो जाएगा। तो ये I1 I2 बराबर क्या हो जी? I3 I4 I5। तो यहाँ पर ये धारा का मान क्या हो जाता है? 0। द्वितीय नियम में आप देखेंगे किसी बंद परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये फिगर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये संधारित्र दिए गए हैं। संधारित्र के दिए नेटवर्कों में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। 4 माइक्रोफैराड संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित कीजिए। ये देखिए 3 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य धारिता कैसे होगी? 3 3 3 3 3 3 9। फिर कह रहा है कि 18 माइक्रोफैराड तथा 9 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 1/C1 बराबर 1/18 धन 1/9। तो 9 18 का लासा कितना होगा? 18 और फिर 1 धन 2 बराबर 3 है ना। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 3/18। तो 1/C इक्वल टू 3/18 और C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18/3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 6 आया है ना। ये देखिए आप लगाते चलें। फिर बताया कि 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, तो उसको 6 6 12 कर देगा। अब 12 माइक्रोफैराड और 4 ये कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे, है ना। ये 3 आया। फिर ये और बी के बीच, ये और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है? 3 माइक्रोफैराड है ना। आवेश Q बराबर C भी आप मान रख देंगे। ये आपका आया कितना? 1.4 वोल्ट, 5 वोल्ट। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ ये न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना। ये इसको आपको सूत्र लिखना है। ये आपके लॉन्ग आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हार्डवेयर के लिए परमाणु स्तर ऊर्जा स्तर आपको बनाना है। लाइम ऑफ बामर के लिए संगत संक्रमण दिखाइए। श्रेणी स्पेक्ट्रम क्षेत्र में बताना, ये आपको दिखाना है। जी ठीक है, समय कम है इसलिए आपको समय कम में करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये फिजिक्स का आपका मॉडल पेपर। ठीक है, हम फिर मिलते हैं आपको अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार।